जो दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी योजना है, उस योजना को आपने समाप्त कर दिया। जब तक निचले स्तर पर लोगों की जेबों में पैसा नहीं जाएगा, तब तक अर्थव्यवस्था केवल अडानी और अंबानी के पैसे से आप आंक लीजिए, देश का उससे कोई भला हो ही नहीं सकता। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को कोई तमीज नहीं और कायदे से इस देश में धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को गिरफ्तार उसी समय हो जाना चाहिए था जब वो कहा कि देश में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। कुंभ के नाम पर भाजपा मोदी सरकार अंधाधुंध अपना प्रचार करने में लग गई। आम जनता जो है वो 20-20 किलोमीटर पैदल चलेगा और वीआईपी का जो गाड़ी है सीधे घाट तक पहुंच जाएगा। इस बेशर्मी से सरकार ने लाशों को छिपाया। वो कहा कि भगदड़ एक जगह नहीं हुआ, उसी दिन भगदड़ कई जगहों पर हो गया। और दूसरी तरफ आप किसानों का कोई भी फसल का नुकसान हो रहा है, खेती में दिक्कत हो रही है, तो उसमें आपने फसल बीमा योजना का पैसा घटा दिया। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। आज हमारे साथ पालीगंज विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ जी जुड़ चुके हैं, जो बजट 2025 में बिहार को क्या क्या मिला इस पर बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं बजट 2025 को? देखिए, बजट से जनता को जो उम्मीदें थी कि देश में जो सबसे विकराल समस्याएं, बिल्कुल, गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, किसानों की समस्या और छोटे जो मजदूर हैं उनकी समस्या, बिल्कुल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उछाल कैसे आए इसकी समस्या। तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो बजट में निराशा के अलावा और कुछ नहीं है। मुख्य धारा के जो मीडिया हैं, सरकार के जो भोंपू हैं, वो लगातार इस बजट से एक ही बात दिखा रहे हैं, जैसे बजट में इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि हमने बिहार में मखाना का आयोग बना दिया और हमने 12 लाख के नीचे वाले आमदनी वाले लोगों को हमने टैक्स माफ कर दिया। बिल्कुल। अब ये जो 12 लाख आमदनी की बात है, जो 12 लाख आमदनी लोग शो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी आमदनी 17 लाख 18 लाख होगी, तब वो 12 लाख दिखाते हैं। यही होता है। यानी महीने में जो 1.5 लाख 2 लाख कमाने वाले लोग हैं, उनको सरकार कह रही है कि हमने उनको टैक्स माफ कर दिया। लेकिन जो लोग महीने में 6,000 से कम कमा रहे हैं, हम बिहार की बात कर रहे हैं, उसकी आमदनी कैसे बढ़े, ये तो चिंता बजट में नहीं है। यानी जो सालाना 1 लाख से 1.5 लाख से 2 लाख से कम कमाने वाले लोग हैं, उसके दायरे में कमाने वाले लोग हैं, उनकी बात करके जो सबसे गरीब तबका है, बेरोजगारी का दंश झेलने वाला तबका है, उस पर कोई बात नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड का वो बढ़ा दिया गया, 3 से 5 लाख कर दिया गया। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड में आपने लोन बढ़ा दिया, लेकिन फसल बीमा योजना जो है किसानों के लिए, उसमें आपने पैसे घटा दिए। आपने जो बीमा है, बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश को आपने 100% कर दिया। यानी बीमा कंपनियां जो हैं वो पूरी तरीके से विदेशी हो जाएगी। वो चाहे तो 100% अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और दूसरी तरफ आप किसानों का कोई भी फसल का नुकसान हो रहा है, खेती में दिक्कत हो रही है, तो उसमें आपने फसल बीमा योजना का पैसा घटा दिया। मनरेगा के अंदर कोई सुधार आप नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने तय कर दिया कि 412 रुपए हम न्यूनतम मजदूरी देंगे। बिल्कुल। आप मनरेगा में कहाँ न्यूनतम मजदूरी देते हैं? जो दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी योजना है, उस योजना को आपने समाप्त कर दिया। जब तक निचले स्तर पर लोगों की जेबों में पैसा नहीं जाएगा, तब तक अर्थव्यवस्था केवल अडानी और अंबानी के पैसे से आप आंक लीजिए, देश का उससे कोई भला हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। तीसरी बात कि अभी जो रिपोर्ट आया था कि जो बड़े कॉरपोरेट देश के हैं, उनका फायदा है, उनका जो प्रॉफिट है, वो 4 गुना बढ़ा, लेकिन उनके ऊपर टैक्स आप नहीं एक भी लगा रहे हैं। आप टैक्स में लगातार रिलैक्सेशन दिए हैं, इस बजट में भी उनके ऊपर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं जोड़ा गया। बिल्कुल। तो आप समझिए कि जनता को आप महंगाई ही देंगे। जब आप कॉरपोरेट को टैक्स में रिलीफ देंगे, तो उसका खमियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज इस बजट में हम लोग को दिख रहा है। निर्मला सीतारमन का एक साड़ी जो वो पहनकर गई हुई थी, वो बहुत वायरल हो रहा है कि बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है, दरभंगा को। कैसे देखते हैं? अब जहां चुनाव होगा वहीं का साड़ी लोग पहनेंगे। अच्छा, जहां चुनाव होगा वहीं का साड़ी। हाँ, ये भाजपा इस मामले में एक्सपर्ट है। मोदी जी देखते हैं कभी कभी सरदार जी बन जाते हैं। पंजाब में चुनाव रहेगा तो सरदार जी बन जाएंगे, कश्मीर में जाकर के। आज दिल्ली में चुनाव होना है, तो ये आकर के कुंभ में नहाएंगे। अब टोटल मीडिया जो है वो दिल्ली में चलेगा कि मोदी जी
कुंभ में नहा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जनता उसको वोट दे। तो पैंतरेबाजी में, नौटंकीबाजी में भाजपा वालों से आगे कोई बढ़ ही नहीं सकता है। बिहार की साड़ी आप पहन ले रहे हैं, लेकिन बिहार में विशेष राज्य का दर्जा की मांग हो रही है, उसका आप सुन नहीं रहे हैं, उस पर कोई संज्ञान आपने नहीं लिया। बिहार में आपने कहा कि हम कुछ एयरपोर्ट का विस्तार कर दे रहे हैं। बिल्कुल। एयरपोर्ट का आप विस्तार कर दे रहे हैं, बिहार की जो आधारभूत संरचनाएं खत्म हो रही है, स्वाहा हो रही है, उनका कोई अब चिंता नहीं है। आईआईटी की सीटें बढ़ाई जाएंगी। रेलवे में आपने कहा कि हम रेलवे में बजट दे रहे हैं, यही बगल में पटना के अंदर बिहटा से औरंगाबाद रेल लाइन, आज से नहीं 30 साल से उसका वो सैंक्शन है, वो योजना लोकसभा से पारित योजना। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने उसका उद्घाटन किया, उसके बावजूद उस योजना में आप पैसा नहीं दे रहे हैं। आप बजट में दिखा देते हैं कि इतना लाख करोड़ रुपया हम रेलवे में दे रहे हैं, तो कहां जा रहा है? बस बोला जा रहा है, बोल रहे हैं। कॉर्पोरेट और ये जो आउटसोर्सिंग एजेंसी का भरमार लगा दिया रेलवे के अंदर। एक आदमी जो है वो 2-2 आदमी का काम, 3-3 आदमी का काम करवा रहे हैं एक आदमी से, और नया बहाली आप निकाल नहीं रहे कि बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप प्राइवेटाइजेशन पे बात कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन तो ये सरकार बजट में जो देश के सामने चैलेंज था, जैसे एक बात और कहेंगे, जीएसटी में आपने कोई कटौती कहीं पे नहीं की। आपको याद होगा कोरोना जब लॉकडाउन लगा और उसके ही आसपास जीएसटी वाला सरकार ने फरमान लाया था, जीएसटी और कोरोना लॉकडाउन। तो लॉकडाउन और जीएसटी ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में और देश भर में जितने सारे छोटे कल कारखाने थे, छोटे उद्योग धंधे थे, जिसमें हमारे गांव देहात के बच्चे जाते थे, युवा जाते थे, कहीं पे 50, कहीं पे 100, कहीं पे 150, कहीं पे 20, कहीं पे 40 ऐसे लोग काम करते थे उस कारखाने में। 90% जो हैं वो कारखाने बंद हो गए, 90% उस समय। उसमें कितने कारखाने बाद में धीरे धीरे खुल पाए कोई आंकड़ा नहीं है, बहुत ही कम संख्या में खुले। तो ये जो बेरोजगारी उसके चलते फैली, आप अगर जीएसटी में कोई प्लानिंग लेकर के आते, आप तो हर कदम पे लोगों को लूट रहे हैं, हर कदम पे जीएसटी के माध्यम से आप पैसा लूट रहे हैं। तो इतना जनता के ऊपर टैक्स कभी नहीं लगा था। जीएसटी में कोई रिलैक्सेशन नहीं हुआ, डीजल पेट्रोल के दाम में कोई रिलैक्सेशन नहीं हुआ। हाँ, 2 चीजें आपने की है। एक आपने कह दिया कि हम 12 लाख से कम के लोगों का पेमेंट नहीं लेंगे, इनकम टैक्स नहीं लेंगे, और एक आपने बिहार के लिए कह दिया कि हम वहां मखाना का विभाग या आयोग जो भी बनाएंगे। आयोग बना देने से मखाना के जो किसान उनको फायदा हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? आपको तो दुनिया भर के आयोग हैं। कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना होगा सबसे बड़ी बात, और निचले स्तर पे लोगों के जेब में पैसा जाना होगा, तब लोकल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तब सरकार का जो खत्म अर्थव्यवस्था होते जा रहा है, रुपयों का जिस तरीके से दाम गिरते जा रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया में तेजी से गिरावट हो रही है, और देश में एक जबरदस्त क्राइसिस की तरफ मोदी सरकार की जो आर्थिक नीतियां है, उसने देश को जबरदस्त आर्थिक क्राइसिस की तरफ धकेला हुआ है। उससे निकलने की कोई कोशिश भी इस बजट में हम लोग को नहीं दिखता। आम आदमी पार्टी के 8 विधायक एक साथ भाजपा में चले गए, कैसे देखते हैं? देखिए, भाजपा यही करती है, लोगों को डरा करके, धमका करके, ब्लैकमेल करके, ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके, पैसा दे करके, पैसा से मान जाइए, नहीं पैसा से मानिएगा तो जेल में डाल देंगे। तो तमाम हथकंडों से लोगों को तोड़ना, ये भाजपा खूब। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं डेमोक्रेसी खत्म हो रही है? डेमोक्रेसी के ऊपर सवालिया निशान भाजपा ने लगा दिया है, सही बात है। आप देखिए ना, एक भी जब से मोदी सरकार आई है, एक भी क्या भाजपा के किसी नेता, किसी मंत्री, किसी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, किसी के ऊपर कोई ईडी या सीबीआई बैठा है? कभी कोई जांच हुआ उनका? एक का भी नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? विपक्ष के सारे लोगों को आप जांच के दायरे में ले आते हैं, जो भी आपसे बगावत करता है उसको आप जांच में ले आते हैं। जहां चुनाव होता है उससे पहले वहां हड़कंप मचाने के लिए आप विपक्ष के नेताओं पर ईडी और सीबीआई लगा देते हैं। आईआईटी और एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई जाएंगी? नहीं, बढ़ाई जाए, आईआईटी और एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई जाए, और आईआईटी और एमबीबीएस की पढ़ाई में गरीब तबके के लोग कैसे आएंगे, इसका एक दूरदर्शी प्लानिंग भी बनाया जाए। अभी आईआईटी और एमबीबीएस की पढ़ाई में गांव देहात के गरीब परिवार के बच्चे नहीं जा पाए, सवाल ही नहीं उठता है। जो पढ़ाई लिखाई का तरीका है, जो प्राइवेटाइजेशन का जितना कहर है, कोचिंग माफियाओं का जितना शिकंजा बंधा हुआ है, तो वैसे में आप
गांव देहात के लोग आईआईटी में पहुंचे। आईआईटी क्या है, वहां से कुछ अगर रिसर्च होना है और उस रिसर्च के लिए अगर आपने तय कर दिया कि देश के 10% लोगों के बीच से ही हमें दिमाग खोजना है, ये जो 90% लोग गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, यहाँ से हमको दिमाग नहीं लेना है, इनको महंगाई शिक्षा महंगा करके इनको बाहर कर देना है, तो आप 10% दिमाग से कितना रिसर्च कर पाइएगा? आप 100% अगर दिमाग लगा दिए होते, अगर मुसहर जाति का कोई एक इलाका है, वहां से कोई एक बच्चा जो चला जाता है आईआईटी में, कोई और पिछड़ा इलाका है, पिछड़ा जिला है, वहां से लोग जाते, गरीब देहात के लोग जाते, किसान मजदूर परिवार के लोग पहुंचते, तो देखते। लास्ट क्वेश्चन ये होगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक अभी बयान आया है कि जो जिनकी अभी मृत्यु हुई है महाकुंभ में, उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को कोई तमीज नहीं है, कोई तमीज नहीं है, कोई तमीज उसको नहीं है। अब देखिए, वही घूम घूम करके भाजपा का गुणगान करने वाला आदमी है, वही धीरेन्द्र शास्त्री है जो देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, और कायदे से इस देश में धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को गिरफ्तार उसी समय हो जाना चाहिए था जब वो कहा कि देश में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि देश का संविधान के खिलाफ ये वक्तव्य है। संविधान के प्रियम्बल में, उसके प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता की बात है, सारे धर्मों के लिए ये देश है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस दिन हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश होगी, वो इस देश के लिए सबसे दुर्भाग्य वाला दिन होगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र असल में सनातन व्यवस्था है, जहां पे खास जाति को अधिकार खत्म हो जाएंगे, खास जाति को सिर्फ सेवा करने का कर्तव्य मिल जाएगा। तो ये सब वक्तव्य धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया, और अभी जब सब लोगों ने देखा कि कुंभ के नाम पर भाजपा मोदी सरकार अंधाधुंध अपना प्रचार करने में लग गई, कुंभ एक धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन न होकर के एक राजनीतिक आयोजन होने लगा, और पूरा वीआईपी कल्चर को पूरी तरीके से वहां स्थापित करने की कोशिश की गई। आम जनता जो है वो 20-20 किलोमीटर पैदल चलेगा, और वीआईपी का जो गाड़ी है सीधे घाट तक पहुंच जाएगा, और इसके चलते जो भगदड़ के चलते मौतें हुई, जिस बेशर्मी से सरकार ने लाशों को छिपाया, कम करके बताया, लोग डेटा छिपाया गया है, बहुत बड़ी संख्या में डेटा छिपाया गया है, बहुत बड़ी संख्या में। वहां के जो स्थानीय लोग हैं, हमारे मित्र हैं, उनसे हमने बात की, वो कहा कि भगदड़ एक जगह नहीं हुआ, उसी दिन भगदड़ कई जगहों पर हो गया, और कई स्थानों पे लोगों की मौतें हुई, दिखाया नहीं गया। तो ये सीधे सीधे प्रशासन की जहां पे लापरवाही है, उनका जो अपराध है प्रशासन का, सरकार का जो आपराधिक गलतियां हैं, उसको ढकने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो लोग हैं, वो ये सब बात कर रहे हैं कि मोक्ष में चले गए हम, उनको मोक्ष मिल गया, तब मोक्ष जाकर के तुम भी ले लो, वहां पे तुम भी ले लो, आप भी स्वर्ग में चले जाइए, वहीं जाकर के आप भी लेट जाइए, कहिए सब लोग कि हमारे ऊपर चढ़ के चले जाए, दांत जीभ हमारा भी बाहर आ जाए, हमको भी कचर के लोग मार डाले वहीं पे, और आप भी चले जाइए मोक्ष में। तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को इतना तवज्जो लोग क्यों देते हैं? ये तो देश के साथ यही समस्या है कि ऐसे चिरकुट लोग जो हैं, वो ऐसे कैसे सब लोग जानने लगते हैं उनके बारे में। देश में कहिए कि पिछड़ापन देश का है, जनता के अंदर का पिछड़ापन है। मीडिया का प्रोपेगेंडा तो खैर है ही। आप देख रहे थे, हमारे साथ बात करने के लिए संदीप सौरभ जी जुड़े हुए थे, जो अपना राय बताया बजट 2025 में, और धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पे भी उन्होंने बातचीत की। तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।